ओके, सो लीव इनकैशमेंट का कंसेप्ट यही था कि इन केस आपके एम्प्लॉयज के पास आफ्टर द एंड ऑफ हिज सर्विसेज अगर वो रिटायर हो रहा है या फिर रिजाइन कर रहा है, तो अगर कोई भी बैलेंस है उसके पास लीव का, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो उस बैलेंस को एम्प्लॉयर को सरेंडर करके ही कैन गेट अ कैश फ्रॉम हिम। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट वाइज देखो तो आपका एम्प्लॉयर आपको छुट्टियां देता है टू एंजॉय योर सेल्फ, जस्ट टेक अ ऑफ फ्रॉम वर्क एंड एंजॉय योर सेल्फ। इन केस स्टिल द एम्प्लॉय इज कमिंग एंड ही इज डूइंग द वर्क, तो एम्प्लॉयर उसको इन कैश दे सकता है, उसको उस सैलरी के बदले वो पैसे दे सकता है कि ठीक है तुम आए, क्योंकि इन एनी केस एम्प्लॉयर के पास कॉस्ट तो है ही आपकी लीव्स की, राइट? आप चाहे लो चाहे आप मत लो, उसने तो कॉस्ट एक बेयर कर रखी है तुम लोगों की, तो इन केस अगर तुम नहीं लेते तो तुम इन कैश करा सकते हो वो। एंड दिस कंसेप्ट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अर्नड लीव्स। ओके, अर्नड लीव्स जो लीव्स होती हैं वो तुम अर्न करते हो बेसिकली। समटाइम्स व्हाट हैपेंस आफ्टर डूइंग अ मंथ ऑफ वर्क यू विल गेट 2 लीव्स और यू विल गेट 1 लीव, ऐसा आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में मेंशन होता है। तो ये सब आप काम करने के बाद अर्न कर रहे होते हो, तो जो भी अर्न लीव्स होती हैं यूजुअली दे आर अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, क्या आप नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगर कैरी नेक्स्ट ईयर भी आप यूज नहीं करते, स्टिल यू आर कमिंग टू द जॉब, देन उसको फिर से आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो अर्न लीव्स आर अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड। जो आपकी कैजुअल लीव्स और मेडिकल लीव्स होती हैं, दीज आर leaves which get lapsed during the year. It means in case you don't use it then it's okay, it will lapse during the year, क्योंकि ये आपको emergency leaves दी जाती है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए या फिर किसी के घर पे कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उस केसेस में जो लीव्स होते हैं, these leaves are usually in nature that if you don't take it then it will lapse, you will not be able to carry it forward, क्योंकि ये आपकी अर्न नहीं होती। ठीक है, तो ये जब लीव आती है तभी एम्प्लॉयर उसकी कॉस्ट बियर करता है, अदरवाइज एम्प्लॉयर उसकी कॉस्ट बियर नहीं करता। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज रिगार्डिंग टू योर अर्नड लीव्स। तो इसमें 3 टाइप के ट्रीटमेंट थे। फर्स्ट ट्रीटमेंट वाज बिफोर द रिटायरमेंट। सो इन केस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और in this case the private employee also, that is the non-government employee also, in case they encash their leaves before retirement, it means अगर वो रेजिग्नेशन के टाइम पे वो इनकैश करा रहे हैं अपनी अनयूज्ड लीव्स का जो बैलेंस पड़ा है उसको, तो वो दोनों एम्प्लॉयज के केसेस में इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर योर दिस लीव इनकैशमेंट सेक्शन। तो ये फुल्ली टैक्सेबल होंगे आपके। अगर वो आफ्टर द डेथ ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विसेज ही एक्सपायर्ड एंड ही हैज certain unused leave balance in his account, और तब जब उसका फाइनल जो पेमेंट आपका एम्प्लॉयर देता है उस टाइम पे लीगल हेयर्स जो हैं उसके एम्प्लॉय के जो मर गया है उसके लिए वो लीव को इनकैश करा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसके पास 30 अनयूज्ड लीव्स पड़ी, तो इनकैश करा के उसको पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आफ्टर द डेथ अगर उसके जो फैमिली मेंबर्स या लीगल हेयर्स, चाहे भले ही वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय था चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इट विल ऑलवेज बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, सो सॉरी, हाँ यस, सो इन दिस केस इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिटायरमेंट से पहले वाला was fully taxable. Then third one is at the time of retirement, ठीक है, ऑन या आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो इन केस आफ्टर द रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर कोई भी लीव बैलेंस है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कोई भी लीव बैलेंस है वो उसको इन कैश करा रहा है, तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर योर सेक्शन ऑफ लीव इनकैशमेंट, दैट इज 10(10)AA। वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में आपका लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन। और उसमें क्या क्या आपके फॉलोइंग है, एक तो आपका एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है, एक है आपका मैक्सिमम लिमिट। तो अंडर लीव इनकैशमेंट द मैक्सिमम लिमिट इज 3 lakhs। 10 into एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी आपकी जो हमने ग्रेजुएटी के टाइम पे करी थी सेम ही है आपकी, दैट इज सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसमें आपका बेसिक सैलरी है, डीए
फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और आपका कमीशन विच इज गिवन एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑन दी टर्नओवर्स अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। बट एक बहुत मेजर पॉइंट है इसमें जो मैंने आपकी वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया, वहां पे मैंने गलती से सेम बोल दिया, बट इट इज नॉट सेम विद ग्रेचुइटी। क्या होता है डिफरेंस? लीव इनकैशमेंट में इट इज द प्रीसीडिंग 10 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। द वर्ड डेट इज हियर। सो अगर फॉर एग्जाम्पल वो 31 दिसंबर को रिटायर होता है तो दिसंबर इंक्लूसिव होगा इन केस ऑफ लीव इनकैशमेंट, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो आपका ग्रेचुइटी है जिसमें एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, उसमें जो एवरेज मंथली सैलरी है इट इज फ्रॉम the 10 months immediately preceding from the month of retirement है, ठीक है? तो इसको प्लीज नोट कर लेना बिकॉज दिस इज मिस्ड इन द वीडियो। सो अगर some months later if you revise the concept through a video, उस टाइम याद रखना कि मैंने वीडियो में ये बोल दिया कि इट इज सेम एज ग्रेचुइटी, बट इन शॉर्ट सिर्फ सैलरी की डेफिनेशन इज सेम, बट जो preceding 10 months concept it is not same with gratuity. In case of leave encashment it is from date of retirement और उस केस में from the month of retire। ओके, पीपीटी में मैं चेंज कर चुकी हूँ तो आप लोग इससे अच्छे से पढ़ लेना। देन अर्नड लीव इनटू अर्नड लीव या फिर जो आपकी अनयूज्ड लीव बैलेंस है जो फोर्थ फॉर्मूला है, इनटू एवरेज मंथली सैलरी वी नो हाउ टू कैलकुलेट, डिवाइड बाय 30। इसको 30 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम हर महीने में ये अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज अ 30 days पीरियड। ओके, सो जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो आपको एक दिन की सैलरी पता चल जाएगी, जो भी एक दिन की सैलरी होगी दैट यू विल मल्टीप्लाई विद द अनयूज्ड लीव्स, सो आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले एक बार हम अनयूज्ड लीव का कंसेप्ट करते हैं। सो अनयूज्ड लीव्स के लिए कैसे जब कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले यू विल फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द सर्विसेज इन नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितनी ईयर्स की उसने एम्प्लॉयर ने सर्विस दी है। सो इन केस कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू जस्ट टेक द एंटायर दैट इज कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। उसके बाद you have to check by the contract of services that how much employer is giving the employee the earned leave। जो contract of services में mention होता है, for example he is getting 30 days of leave or 40 days of leave, तो जो भी है ये आपको उस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। बट इस पॉइंट पे यू ऑलवेज हैव टू मेक अ नोट कि आपका जो लॉ है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, वो ये बोलता है कि इन एनी केस जो एंटाइटलमेंट है अर्नड लीव्स का, इट कैन नॉट एक्सीड 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम हुज सर्विसेज ही हैज रिटायर्ड। सो इन एनी केसेस वो ये कहता है कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट में अभी आपको समझाऊंगी। एक बार थर्ड स्टेप और देख लो, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल लीव्स व्हिच आर टेकन बाय हिम। क्योंकि पहले आप क्या करोगे, टोटल एंटाइटलमेंट करोगे, उससे माइनस करोगे आप एक्चुअल लीव्स टेकन बाय द एम्प्लॉय, जो भी बैलेंस बचेगा दिस इज योर अनयूज्ड लीव बैलेंस। सो फॉर एग्जांपल this is case 1 in which as per the contract of services your company rule says that my employee is entitled to earn leaves of 35 days in every year। ठीक है, आईटी रूल आपका कहता है आप 30 से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, मेरी कंपनी दे रही है। कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं इसमें? दोनों में उसने फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने 15 years ऑफ कंप्लीट सर्विस दी है। सो टोटल आपने कैसे निकाला? ईयर्स दैट इज कंप्लीटेड ईयर्स इनटू अलाउड, सो दिस इज 525, देन 15 into 30 is 450। used for example employee has used 300 leaves during the year, during his service period sorry, तो आपने 300 माइनस किया दोनों केस में, तो unused आपका as per the company service rules it should be 225, means the employee has not taken leaves of 225 days, but your IT Act says that the maximum in this case will be 150 days because the maximum entitlement to earned leaves is only 30। आपकी कंपनी अगर ज्यादा दे रही है तो हम उसका entitlement नहीं देंगे, हम बस 30 तक देंगे। तो in this particular case आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 150 days का unused leave। कि आपकी कंपनी देती है 225
के हिसाब से 225 आपकी अनयूज्ड है, बट आपका आईटी कहता है एग्जेम्पशन खाली 150 के लिए मिलेगा, 225 के लिए नहीं मिलेगा। अब सपोज केस 2 है आपका। केस 2 में अब आपकी कंपनी क्या है, वो कम दे रही है। नाउ इट इज गिविंग 25 अर्न लीव्स और आपका आईटी कहता है मैक्सिमम 30। सेम आपका एग्जांपल है, आपकी कंप्लीटेड इयर्स है 15 टोटल, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, तो दिस इज 375, इन दिस केस इट इज 450। देन यूज्ड बैलेंस 300 था, आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो एज पर कंपनी सर्विस रूल्स इट शुड बी 75, बट एज पर आईटी रूल्स इट इज 150। सो इस केस में क्या होगा कि आपका जो कंपनी सर्विस रूल्स है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपका आईटी रूल कहता है मैक्सिमम आप इतनी दे सकते हो, ठीक है। इससे कम चाहे कितनी भी दे लो, अगर कम दोगे तो कम ही मिलेगा, बट ज्यादा दोगे तो मैक्सिमम 30 की एंटाइटलमेंट मिलेगी। इसलिए इस केस में आपका अनयूज्ड जो लीव्स होंगी दैट विल बी 75 डेज, ठीक है। सो हमेशा याद रखना अनयूज्ड लीव के कंसेप्ट में आपका आईटी रूल कहता है कि मैक्सिमम एंटाइटलमेंट शुड ओनली बी फॉर 30 डेज। 30 डेज से कम है तो कम चलेगा, पर 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरेज मंथली सैलरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड मैक्सिमम लिमिट अगेन एज इट इज देयर इन ग्रेजुटी, ये भी 3 लाख इट is for the entire life of the employee. So in case from the earlier employer, if he has taken any kind of exemption under your leave encashment, तो वो particular exemption will be deducted from this maximum limit. Okay. सो ये मैंने एग्जाम्पल कराया था, ये प्लीज वीडियो से ही देखना, क्योंकि अभी मैं एक फ्रेश एग्जाम्पल कराऊंगी। सो आई एम जस्ट लीविंग दिस एग्जाम्पल। अब जल्दी से पेंशन कर लेते हैं। सो पेंशंस आर पेड आउट पीरियोडिकली, जनरली एवरी मंथ। सो क्या होता है, जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद पेंशन मिलती है। सो मतलब एवरी मंथ यू विल गेट अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और ये एम्प्लॉयर इसलिए देता है कि सो दैट मेरी उसकी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के बाद वो अपने डेली एक्सपेंसेस बियर कर सके। तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं पेंशन के, एक तो होता है लमसम पेमेंट, एक होता है आपका पीरियोडिकल पेमेंट। सो लमसम पेमेंट इज कॉल्ड एज द कम्यूटेड पेंशन, और पीरियोडिकल को कहते हैं अनकम्यूटेड, ठीक है। जब भी लमसम पेमेंट मिलेगा उसको हमेशा याद रखना कम्यूटेड पेंशन कहते हैं, ठीक है। सो टैक्स लायबिलिटी दोनों की डिफरेंट है। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया पेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड क्या कहती है आपकी पेंशन, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल फॉर whether the employee is government or non-government. So it is always fully taxable. Uncommuted means periodical, जो आपकी हर मंथली आती है, it is always fully taxable. Commuted होती है आपकी lump sum payment, right? So for government employees it is fully exempt. और हमेशा याद रखना पेंशन की डेफिनेशन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, वो लोकल अथॉरिटीज भी हैं, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। मतलब पेंशन में आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन इज बिगर एज कंपेयर टू द डेफिनेशंस फॉर योर ग्रेजुटी लीव इनकैशमेंट, उनसे बड़ी है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, सबके लिए इट इज एग्जेम्प्टेड। For non-government employees, you have to check one more factor, that whether the employee is receiving gratuity or not. So in case he is receiving only pension and not gratuity, उसमें the amount जो exemption है will go after half, ठीक है। जो भी आपकी कर रहा है पेंशन एज वेल ग्रेजुटी, तो उस केस में आपका एग्जेम्पशन विल बी 1/3 ऑफ फुल पेंशन, ठीक है। सो दिस इज द टैक्स ट्रीटमेंट। कम्यूटेड आपके एक लमसम पेमेंट होती है, तो अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो, हेलो बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, हु इज दिस, हेलो, कौन है बच्चे? ठीक है, देखो जो ग्रेजुएटी होती है इट इज ऑलवेज लमसम पेमेंट, राइट। सो अगर आप पेंशन भी लमसम ले रहे हो तो दोनों आपके
पास अगर अमाउंट आ रहा है तो हमेशा देखना आपकी फुल पेंशन विल बी 1/3, ठीक है। और अगर खाली पेंशन ले रहे हो आप, आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही, तो इसमें भी हाफ ऑफ फुल पेंशन। ओके, सो दिस इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करूंगी इसमें। पेंशन आफ्टर डेथ वाले कंसेप्ट है कि अगर के बाद उस फैमिली में जो आपका एम्प्लॉय था, अगर वो रेसिपिएंट है किसी भी काइंड ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स का, तो उसके लिए वो पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड। सिमिलरली इन केस ही हैज एक्सपायर्ड बट ही वाज इन रेसिपिएंट ऑफ दिस गैलेंट्री अवार्ड्स, तो उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी इट विल बी एग्जेम्प्टेड। अगर कोई सोल्जर है और he has died while on duty, उस केस में भी अगर उसकी फैमिली मेंबर्स को कोई भी पेंशन मिल रही है तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। एंड अदर केस, अगर इसके अलावा कोई भी केस है, उस केस में जो फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल होगी, सैलरी के अंडर हेड नहीं होगी, क्योंकि कोई आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। सो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि फैमिली मेंबर के लिए एक एक्स्ट्रा पेंशन है, एक्स्ट्रा इनकम है, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, बट आपको कुछ डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन क्या है आपकी? 15,000 रुपए या फिर 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जो इतनी आपको पेंशन मिल रही है उसका 1/3, विच एवर इज लोअर इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, लेकिन आपकी टैक्सेबल होगी। इसके अलावा और पॉइंट्स है कि अगर कोई भी यूएनओ से आपको पेंशन मिलती है तो इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, और आप अपनी पेंशन को कम्यूट करा सकते हो इवन आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जरूरी नहीं है कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़े कि मुझे इतना लमसम दे दो। इट मीन्स आउट ऑफ माई होल पेंशन गिव मी 50% ऑफ कम्यूटेड, दैट इज 50% ऑफ लमसम पेमेंट। आप ये अपनी रिटायरमेंट के बाद भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने बाद, कुछ सालों बाद भी आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हो कि मुझे अब कम्यूटेड दे दो, मुझे अनकम्यूटेड नहीं देंगे, ठीक है। So now we'll do questions. So this you please see from the video. मैं ये डिस्कस नहीं करा रही हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। जो इलस्ट्रेशंस मैंने इस क्लास के लिए प्रिपेयर करी थी ये वाली है। So first question is, X, an employee of the Punjab government, retires on 3rd January 2020 and receives rupees 11,60,000 as cash equivalent of earned leave to his credit. So इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका? Fully exempt. Yes. So it will be fully exempt since the employee is the state government employee, or leave encashment in case of central government employee and state government employee, it is always fully exempt. Now this is illustration 2. Shri A.K. Gupta was employed in a factory in Faridabad. He retired on 1st January 2020 after completing a service of 26 years and 5 months. He had been getting a salary of rupees 23,000 per month and a dearness allowance of rupees 2,000 per month, forming part of retirement benefits for the last 4 years. His pension was determined at the rate of rupees 9,000 per month, and 3/4 portion of it was commuted for rupees 2,70,000. In addition to this, he receives a gratuity of rupees 4 lakh, and as per the entitlement of 30 days earned leave for each year of service, he also received rupees 3 lakhs for encashment of earned leave of 12 months during the previous year. Compute gross income from the salary of Shri Gupta for the assessment year 2021, assuming he is not covered under the Payments of Gratuity Act. So this is a very, very good question in which all your 3 applications will be tested: gratuity, pension,
एंड योर लीव इनकैशमेंट। सो सिर्फ 2 मिनट का टाइम लो, उसके बाद मैं बताऊंगी इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। अभी सिर्फ रीड करो क्वेश्चन को अच्छे से। जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले वील स्टार्ट विथ कैलकुलेशन फॉर लीव इनकैशमेंट। ओके, सो लीव इनकैशमेंट आपका क्या कहता है, क्या एग्जेम्पशन होती है? सिंस ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट? तो इस केस में आपका रूल क्या कहता है? इट विल बी लीस्ट ऑफ एक्चुअल। सो सबसे पहले लिखो एक्चुअल कितना इंटाइटलमेंट हो रहा है उसको, 3 लाख रुपीस का, राइट? उसके बाद मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 लाख रुपीस। उसके बाद क्या है, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। और नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं, अनयूज्ड लीव्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30। तो सबसे पहले हमें निकालनी है एवरेज मंथली सैलरी। तो एवरेज मंथली सैलरी निकालो, इसमें क्या होगी आपकी? तो इट इज बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द प्रीवियस 10 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, सो क्या होगी आपकी एवरेज मंथली सैलरी? 25,000, राइट? ठीक है, आपके पास आपकी एवरेज सैलरी आ गई। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट दैट इन अ फॉर्मूला। बट आपकी एक चीज क्या आती है कि आपको इनकैशमेंट अर्न लीव्स कितनी है आपकी, 12 महीने की। टोटल आपको मंथ्स दिए हैं कि टोटल आपका जो टेन्योर था 26 ईयर्स का, उसमें आपको 12 महीने की अर्न लीव्स दी हैं। तो इसमें आपका जो लास्ट फॉर्मूला होता है, लास्ट फॉर्मूला क्या होता है, अनयूज्ड लीव्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30। इसमें आप क्या करते हो, अनयूज्ड लीव्स आपकी यूजुअली नंबर ऑफ डेज में होती है, इसलिए आप एवरेज मंथली सैलरी को यू डिवाइड बाय 30 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द 1 डे सैलरी। इस केस में डायरेक्ट मंथ में गिवन है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 12 इनटू आपकी जो एवरेज मंथली सैलरी है उसको आप डायरेक्ट कर दोगे, क्योंकि मंथ टू मंथ हो रहा है। यहाँ देखो आपकी एवरेज मंथली सैलरी 25,000, अनयूज लीव्स आपकी 12,000। सो देखो आप डायरेक्टली 12 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 25,000 से, क्योंकि दोनों क्या है आपके मंथ मंथ कंसेप्ट है, राइट? हम लोगों का फॉर्मूला क्या कहता है, अनयूज लीव्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30। तो 30 से हम क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि अनयूज लीव्स आपकी नंबर ऑफ डेज में गिवन होती है, इसलिए हम सैलरी को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि एक दिन की सैलरी क्या होगी, फिर हम उसको अनयूज लीव से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका अमाउंट आ जाता है। इस केस में बड़ी स्मार्टली उन्होंने मंथ दिया हुआ है, सो मंथ में आप डायरेक्टली मंथ इंटू मंथली सैलरी कर दोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। So out of these four, 2,50,000 is the least one. So it means आपकी leave encashment की जो exemption होगी, this will be for 2,50,000. Is it clear to everyone? ग्रेचुटी का आंसर दे दिया 3,25,000। चलो अब नेक्स्ट हमारा ग्रेचुटी है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रेचुटी कितनी मिल रही है उसको? He is getting gratuity of rupees 4 lakhs. आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 lakhs. And since he is not covered under the payments of gratuity act, तो फॉर्मूला क्या है आपका, 15/30 into average monthly salary into number of years of service. And number of years of service में क्या है आपकी, completed years of service. It means you have to ignore this 5 months. Okay, so it will be 15/30 into 25,000 into 26. So it is 3,25,000, right? 3,25,000 is the least one, so it will be exempted. Clear to everyone?
ग्रेजुएटी 3,25,000. Yes, Achal Aditya, it is perfectly correct कि 3,25,000 आपकी एग्जेम्प्ट हो गई है. नाउ कम्स फॉर पेंशन. पेंशन देखो आपका ध्यान से पढ़ना. इसकी पेंशन क्या है? 9,000 रुपए मिलेगी इसको पर मंथ, और आउट ऑफ इट 3/4 पोर्शन ऑफ इट वाज कम्यूटेड फॉर 2,70,000. अब इस केस में कम्यूटेड का डेट नहीं गिवन, तो आई एम अज्यूमिंग दैट ही हैज कम्यूटेड हिज पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ओके, कि डेट ऑफ रिटायरमेंट पे इसने कम्यूट कर दी. तो हमारा पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या कहता है कि अनकम्यूटेड इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर द एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. ओके, सो फुल्ली टैक्सेबल है, तो मतलब रिटायरमेंट कब लिए इसने? 1 जनवरी को. तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च मेरे प्रीवियस ईयर 1920 में आता है. सो 9,000 इंटू 3 इंटू आपका 3/4 पोर्शन है कम्यूटेड, तो मतलब 1/4 पोर्शन है आपका अनकम्यूटेड. राइट, ध्यान से समझना पेंशन के कंसेप्ट को. ये 9,000 पर महीने आपकी स्टार्ट हो गई पेंशन. अब इसमें से ना आपने जो 3/4 पोर्शन था ना, वो आपने अपना कम्यूट करा लिया. कब? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट. तो आपने जब लमसम पेमेंट ले ली तो ये पूरा का पूरा थोड़ी अब आपको पीरियोडिकल मिलेगा. 9,000 का 9,000, आपको सिर्फ 1/4 पोर्शन मिलेगा जो आपका अनकम्यूटेड है अब. ठीक है, तो 9,000 इंटू 3 months into 1/4, that is 6,750 rupees is your uncommuted pension which is fully taxable. ठीक है, पेंशन को हमेशा आपको बाइफरकेट करना है बिटवीन कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड. सो इसमें हमारी अनकम्यूटेड क्या है? 9,000 डिवाइड बाय 4. दूसरा आपका कम्यूटेड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या कहता है? इट विल बी एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट. सो एक्चुअल अमाउंट इज 2,70,000 and 1/3 of full pension. Why 1/3? Because he is receiving gratuity also. So जब ग्रेचुइटी भी रिसीव करा तो फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ फुल पेंशन. बट फुल पेंशन मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो मैं कैसे क्वेश्चन में निकालूंगी? जब मुझे पता है कि 3/4 पोर्शन इज 2,70,000, तो मुझे अगर इसका 100 पोर्शन निकालना होगा, दैट इज फुल पोर्शन, तो व्हाट आई विल डू, I'll divide this amount 2,70,000 divided by 3/4. यही मैथ करते हो ना कि अगर इसका 3/4 पोर्शन का इतना अमाउंट है तो 100 पोर्शन का क्या होगा? तो क्या होगा, में जो आप अमाउंट है उसको डिवाइड कर दोगे 3/4 से. सो व्हेन यू डिवाइड बाय दिस बाय 3/4, you will get 3,60,000 as full pension. So आपकी full pension आ गई which is 3,60,000. उसको you will divide by 3, you will get 1,20,000. Sorry, this is 1/3. यहाँ पे गलती से लिखा मैंने 2 है, but it is 3 only. ठीक है, this is 3, 1/3 of full pension क्योंकि gratuity मिल रही है ना. So when you divide by 3, it is 1,20,000. Now out of all these 3, it is the least one. So out of 2,70,000, 1,20,000 will be exempted. ठीक है, पेंशन का क्लियर है सबको कंसेप्ट? $1,20,000. Now what we have to do, हमारी लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुइटी, पेंशन तीनों की हमें एग्जेम्पशन पता चल गई है. अब हम अपना क्या बनाएंगे? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी करेंगे अब हम अपनी. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी? 23,000. रिटायरमेंट कब हुई इसकी? तो हम दिसंबर तक की उसको बेसिक सैलरी देंगे. राइट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज फॉर 9 months. तो बेसिक सैलरी करी आपने 23,000 इंटू 9, 2,07,000. उसके बाद आपका डीए क्या था? 2,000 रुपीज पर मंथ. अगेन इट विल बी गिवन फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, सो इट इज मल्टीप्लाई बाय 9, सो इट इज 18,000. उसके बाद पेंशन हमने पहले ही कर लिया है. आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है 2,75,000 और इसमें 2,70,000 रिसीव थी. एग्जेम्पशन कितनी हुई है? 1,20,000, जो लीस्ट हमने कैलकुलेट किया था
So when you add this one and the difference of this, you will get this amount. उसके बाद ग्रेजुएटी आपने रिसीव की थी 4 लाख, बट एग्जेम्पशन कितनी है 3,25,000. दिस आल्सो वी हैव डन. सो दिस इज 75,000 इज नाउ नेट टैक्सेबल. लीव इनकैशमेंट 3 लाख थी हमारे पास, एग्जेम्प्ट कितनी हुई 2,50,000. सो 50,000 इज टैक्सेबल. नाउ यू add them all, you will get a gross salary. So gross salary is this. Then आपको deductions under सैलरी क्या क्या मिलती है. फर्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये तो आपको मिलेगी 50,000. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कुछ दिए नहीं, और वैसे भी इट इज एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. प्रोफेशनल टैक्स भी इसने कुछ पे नहीं किया, तो इट इज ऑल्सो निल. तो उसको खाली 50,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी. सो दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस, so 4,56,750 is your net taxable salary. ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ बच्चे, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग, तो आई विल शेयर. ये क्लियर है आप सबको? दिस क्वेश्चन, शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A joint services in the grade of 10,400, 416. This is the grade pay which is given, and he has joined on 1st July 2003 and resigned from the services on 15th March 2019. He was also entitled to dearness allowance of 50%, which forms part of the salary for retirement benefits. On retirement, he has received gratuity of 2,40,000. He was entitled to a pension of rupees 8,000 per month with effect from 16th September 2019. Okay, during the year he has retired. He got 75% of his pension commuted with effect from 1st January. अब देखो केस आ गया आपका, जिसमें रिटायरमेंट तो लिए उसने 15 सितंबर को, बट इसने अपनी पेंशन कब कम्यूट करी है 1st January 2020 को. And he received a sum of rupees 6 lakh as commuted pension. Now you have to ascertain his gross salary. सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना ग्रेड पे है, सो इसका मतलब मुझे अपने करंट प्रीवियस ईयर की सैलरी का नहीं पता कि कितनी बेसिक सैलरी है, और ये एप्लीकेबल कब से है 1st जुलाई 2003 से, और ये रिजाइन कब हो रहा है 2019 में. तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ये देखा है कि मेरी जो 16,000 सैलरी है वो कब बनेगी. When in how many years the basic salary will reach 16,000. क्योंकि आप इसने बहुत साल काम किया है, देखोगे 3 से 19, मतलब he has worked for almost 16 years. ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब हर बारी लिख कर यू विल नॉट कैलकुलेट कि उसकी कितनी सैलरी बन रही है. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने किया है कि व्हाट in how many years his salary will reach 16,000. उसके लिए क्या है किया है 16,000 minus 10,400 divide by annual increment. ऐसे होगा ना आपका 10,400 रहेगा आपका एक साल, उसके बाद होगा 10,800, फिर होगा 11,200, ऐसे चलेगा आपका. तो सबसे पहले मैंने डायरेक्टली निकाल लिया कि इसके कितने साल बाद इसकी 16,000 बनेगी. तो मैंने निकाला 14 ईयर्स कि 14 ईयर्स के बाद इसकी 16,000 सैलरी बन जाएगी. तो जब मैं इसमें 14 ऐड करूंगी दोनों में, सो फर्स्ट क्या थी मेरी 1st जुलाई 2003 से 30 जून 2004, ये मैंने पूरा एक साल लिया है. पूरे एक साल मेरी सैलरी पर मंथ थी 10,400. उसके 14 साल मैंने ऐड कर लिया डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है 14 साल बाद ये हो जाएगी 16,000. तो 14 जैसे ही मैंने ऐड किया तो इट बिकम्स 1st जुलाई 2017 से 30 जून 2018, दोनों में 14 ऐड कर लिया, मेरी बन गई 16,000. 16,000 के बाद एनुअल इंक्रीमेंट है 500, नॉट 400 अब. ठीक है, अब मेरा इंक्रीमेंट चेंज हो गया. सो इसका मतलब 1st जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक मेरी सैलरी क्या होगी 16,500. उसके बाद 1st जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक मेरी सैलरी होगी 17,000. जो मेरा प्रीवियस ईयर है 1920, मैंने उसकी अब बेसिक सैलरी निकाल ली है. ठीक है, सो अप्रैल मई जून 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए मेरी सैलरी होगी बेसिक सैलरी 16,500. उसके बाद सिंस ही हैड रिटायर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, तो बची हुई मेरी दैट इज जुलाई, अगस्त और मिड ऑफ सितंबर के लिए मेरी सैलरी एप्लीकेबल होगी 17,000. ठीक है,
सो जब भी क्वेश्चन में ग्रेड पे हो और ज्यादा पुराना ग्रेड पे हो तो हमेशा इस मेथड से यू कैन सॉल्व इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, हमने सबसे पहले अपनी बेसिक सैलरी कंप्यूट कर ली, हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है ना प्रीवियस ईयर की। तो बेसिक सैलरी जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 महीने की तो हो गई 16,500, सो 16,500 इंटू 3, और बाकी 2.5 महीने, क्योंकि 15 सितंबर को हुआ है ना, तो जुलाई, अगस्त एंड मिड सितंबर, सो 2.5 मंथ्स। ओके, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 2.5 into 17,000, or you can also do it like this, it is same only. So it is 92,000. So now you know that your basic salary is 92,000. Now DA is very simple, it is 50% which form part of the salary for retirement benefits. So simply you will multiply your basic salary with 50%, it is 46,000. ठीक है, this is very clear, basic salary and DA. Now next concept is about your pension. Pension का ध्यान से सुनो। He was entitled to pension of rupees 8,000 per month with effect from 16 September. ठीक है, और इसने अपनी जो ये कम्यूट कब कराई है, 1 जनवरी, इसका मतलब आधा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर उसकी पेंशन वाज अनकम्यूटेड, राइट। और जनवरी के बाद उसका कुछ पोर्शन अनकम्यूटेड है और कुछ पोर्शन उसका कम्यूटेड है, राइट। सो 8,000 इंटू 3.5 तो मेरा डायरेक्ट आ गया, इतना तो मुझे पता है ये मेरा डायरेक्ट है, क्योंकि यहां तक इसने कम्यूटेड नहीं कराई। पूरे आधा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर मेरी 8,000 पर मंथ की मेरी पेंशन थी। उसके बाद उसके बाद जनवरी में इसने कम्यूट कराई है कितनी, 75%। इसका मतलब 25% मेरी अनकम्यूटेड है। तो 8,000 का 25% इज 2,000, राइट। मल्टीप्लाई करो 8,000 into 25%, so this is 2,000 rupees। इसका मतलब जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च 3 महीने मेरी अनकम्यूटेड पेंशन कितनी थी, 2,000। so 2,000 into 3। क्लियर है सबको, दिस इज अनकम्यूटेड पेंशन एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल विदाउट एनी एग्जेम्पशन। तो ये आपकी एग्जैक्ट टैक्सेबल है। अब क्वेश्चन आता है मेरा कम्यूटेड का। कम्यूटेड इसने कितनी कराई है, उसने कराई है 6 लाख, उसको एक्चुअल में मिल गई है। तो 6 लाख आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है, और एग्जेम्पशन क्या है आपका, एक्चुअल अमाउंट या फिर 1/3 ऑफ फुल पेंशन। 1/3 क्यों है, क्योंकि ही इज ऑल्सो रिसीविंग ग्रेचुटी, राइट। ग्रेचुटी उसको 2,40,000 मिल रही है। सो फुल पेंशन सिंपल है, आप अपने 6 लाख को डिवाइड करोगे 75% से, क्योंकि अगर 75% 6 लाख है तो आपका 100% कितना होगा, यू विल डिवाइड 6 लाख विद 75%। So this has come out to be 8 lakhs. तो आपकी फुल पेंशन है 8 लाख, उसको डिवाइड किया आपने 3 से, यू हैव गॉट 2,66,667। सो ये आपकी एक्चुअल से कम है, तो दिस इज द लीस्ट ऑफ, सो यू विल गेट द एग्जेम्पशन ऑफ दिस लीस्ट अमाउंट। सो 6 लाख में से आप 2,66,667 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो ये आपका नेट अमाउंट मिलेगा आपको। ठीक है, सो दिस विल बी योर नेट अमाउंट। Just a minute. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रेचुइटी ट्रीटमेंट। इतना सबको क्लियर है ना पेंशन का। ग्रेचुइटी मिली है उसको 2,40,000। अब आपकी सेक्शन 10(10) क्या कहता है, इट विल बी लीस्ट ऑफ एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम 20 lakhs, नहीं तो आपकी 15/30, because in this case also the payment of gratuity act is not applicable, so 15/30 into, now आप you have to calculate your average monthly salary। ठीक है, अब आप अपनी एवरेज मंथली सैलरी निकालोगे ऑफ द प्रीसीडिंग 10 months फ्रॉम द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। सो इन दिस केस इसकी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस कितनी है, यू विल सब्ट्रैक्ट 19। 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 19 तक 16 साल हो जाती है। उसके बाद कुछ महीने हैं, बट वी हैव टू इग्नोर सच फ्रैक्शंस, तो 16 साल उसकी कंप्लीटेड सर्विस है। अब आप एवरेज मंथली सैलरी देखो, ही गॉट रिटायर्ड इन सितंबर, सो सितंबर छोड़ो, उससे पुरानी देखो, अगस्त और जुलाई, 2 महीने की उसकी सैलरी क्या है,
अगर मैं देखूं जुलाई और अगस्त 2019, उसमें इसकी सैलरी 17,000 थी, तो 17,000 इंटू 2, राइट। उसके बाद जून, देन उसके पीछे आपका हो गया मई, अप्रैल, मार्च एंड फेब्रवरी, जनवरी, ये पूरा आप चेक करोगे तो आपका 8 मंथ्स का है 16,500। ये आप कैलकुलेट कर लेना। सो 17,000 इंटू 2। उसके बाद आपकी रिटायरमेंट कब हो रही है? आपकी अगस्त, पिछले महीने चाहिए ना, तो आपके कौन कौन से महीने होंगे? अगस्त, जुलाई, जून, then it will be May, April, then March, then February, January, December and November. Okay, so first नवंबर 18 से आप कैलकुलेट करोगे और 1 नवंबर 18 से आपकी 16,500 ही चल रही है। आपकी 1 जुलाई से 18 से ही 16,500 चल रही है। सो ये 16,500 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8, और जो बाकी 2 महीने जो आपके इसमें फॉल कर रहे हैं, दैट इज योर जुलाई एंड अगस्त, इट विल बी फॉर 17,000। ठीक है, सो 17,002 हो गया, 16,500 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, दिस इज योर एवरेज बेसिक सैलरी। ठीक है, ये आपको अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा, ये आपका ये वाला नहीं होगा, इसमें प्रीसीडिंग 10 मंथ्स चलता है। इसके बाद एवरेज डीए विल बी 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, सो इसका 50% लोगे, so this is 8,300. now you can add them both, 16,600 plus 8,300, so it will be 24,900. now you'll just substitute here, you'll get the amount as 1,99,200. now this is least of, sorry, it is 20 lakh. Okay, so this is 20 lakh, गलत 20,000 लिख दिया, 20 lakhs. So 2,40,000 minus 1,99,200. So 40,800 is your taxable gratuity. Okay. Standard deduction will be for 50,000. So now this is your taxable salary. Is this clear to everyone? Any doubts? एक और क्वेश्चन बचता है मेरा, करा दूं अभी या आप लोगों की क्लास है? अभी तो क्लास नहीं है ना आप लोगों की। एक क्वेश्चन और बचता है मेरा जो मैंने आज प्रिपेयर किया था, वो करा दूं अभी? बेटा रिकॉर्डिंग तो आई शेयर, आई एम आस्किंग इफ शुड आई डू वन मोर क्वेश्चन। मैम एक और क्लास है आपकी 1:05 पे होगी ना क्लास, अभी तो है ना टाइम, तो मैं जल्दी से करा देती हूँ, 5-6 मिनट ही लगेगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आई एम डन। चलो आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। जिनको करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो कर लेना, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन लीव। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस इज डन, दोज हु वांट टू लीव कैन लीव। मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, उस क्वेश्चन के बाद आई डेफिनेटली अपलोड दी रिकॉर्डिंग ऑफ दैट लेक्चर ऑन यूट्यूब। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को बाद में देखने तो बाद में देख लेना, अभी मैं क्लास में करा रही हूँ। So this is your illustration 4. X was employed with ABC Limited. He retired with effect from 1st February 2020 after completing a service of 24 years and 4 months. He submits the following information. So first is his basic salary, that is 25,000 rupees per month at the time of retirement. Dearness allowances 100% of basic salary, 40% of which form part of salary for retirement benefits. लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था उसको 2500 का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है जो इंक्रीमेंट हुआ है। हिज पेंशन वाज डिटरमिन्ड एट ₹15,000 पर मंथ। He got 50% of the pension commuted with effect from 1 March 2020। मतलब एक महीने के बाद उसने कम्यूट कराई है, फेब में नहीं कराई उसने।
and received a sum of rupees 5 lakh as commuted pension. In addition to this, he received a gratuity of rupees 6 lakhs and leave encashment amounting to rupees 2,80,000 on account of accumulated leaves of 240 days. He was entitled to 40 days leave per year. इसमें मतलब इसको जो आईटी ने बोला है कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसने किया है, इसको मिला है इसकी कंपनी से. Compute his gross salary for assessment year 2021 assuming that he is not covered under the payment of gratuity act. Okay, so सबसे पहले तो हम इसकी प्रीवियस ईयर में इसकी जो कंप्यूटेशन थी वो करते हैं. अब आप देखो उसका प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, जो स्टार्ट होता है अप्रैल से, और इसने रिटायरमेंट ले ली 1 फरवरी, यानी जनवरी तक ही हैज टेकन द सैलरी फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक, तो इसका मतलब 10 महीने की इसने सैलरी ली है. बट उसको लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है 2500 का, कब, 1 जुलाई को. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थी उसकी सैलरी 25,000 पर मंथ. इसका मतलब 1 जुलाई से पहले, दैट इज फॉर अप्रैल मई जून, उसकी सैलरी कितनी होगी, 25,000 माइनस 2500, बिकॉज दिस 2500 इज द इंक्रीमेंट जो उसको 1 जुलाई के बाद से मिला है, राइट. तो 1 जुलाई से पहले उसकी 2,500 रुपए सैलरी कम होगी, तो 25,000 माइनस 2,500, that is 22,500 will be applicable before your 1 जुलाई 2019. और 1 जुलाई 2019 से मेरा प्रीवियस ईयर कितने महीने रहता है, अप्रैल मई जून. तो इसका मतलब 22,500 इंटू 3 आपकी अप्रैल मई जून की सैलरी हो गई, और जुलाई ऑनवर्ड टिल जनवरी आपकी 25,000. So 25,000 into 7 plus 22,500 into 3. टोटल तो 10 महीने की सैलरी मिल रही है, तो आप 10 महीने की ही दिखाओगे यहाँ पे. तो दिस इज योर अमाउंट. एक मिनट. सॉरी, देयर वाज सम डिस्टर्बिंग नॉइज, इसलिए. ठीक है, अब हमारी बेसिक सैलरी हो गई. उसके बाद हमारा डीए क्या है, इट वाज 100% ऑफ बेसिक सैलरी. ये 40% वाला तो तब यूज होगा जब हम एवरेज मंथली सैलरी निकालेंगे. तो अभी इट इज 100% ऑफ बेसिक सैलरी, सो द एंटायर अमाउंट इज योर डीए, इट इज 100%. उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है पेंशन का. अब पेंशन का देखो, पेंशन है उसकी 15,000 पर महीने. ठीक है, he got 50% of the pension commuted with effect from 1 अप्रैल 2020. इसका मतलब जो आपका फरवरी से मार्च था, उस पूरे एक महीने उसकी जो पेंशन थी, दैट वाज एंटायर 15,000, दैट वाज एंटायर अनकम्यूटेड. ठीक है, तो एक महीने की तो अनकम्यूटेड पूरी हो गई 15,000. उसके बाद मार्च में जब इसने कम्यूट करा ली, कितनी परसेंट उसने कम्यूट कराई है, 50%. तो इसका मतलब अनकम्यूटेड कितनी है, 50%. सो 15,000 का 50% अमाउंट मार्च के महीने में अनकम्यूटेड था. सो 15,000 इंटू 50% फॉर 1 मंथ, खाली मार्च के लिए, क्योंकि इसके बाद तो हमारा दूसरा ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो हमें नहीं करना उस ईयर का. सो एक महीने का आपका 50% हो गया. सो 15,000 इंटू 1 फॉर एंटायर 1 मंथ एंड 50% फॉर द मार्च मंथ. ठीक है, सो ये आपका अनकम्यूटेड हो गया. इट इज एंटायरली टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन नहीं है. इसके बाद कम्यूटेड. कम्यूटेड आपका क्या कहता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है आपको 5 लाख, और दूसरा अमाउंट आपका क्या होता है, 1/3 ऑफ फुल पेंशन, क्योंकि इसमें इसको ग्रेचुइटी भी मिल रही है. सो 1/3 ऑफ फुल पेंशन. फुल पेंशन सेम आप वैसे ही निकालोगे कि 50% का अगर 5 लाख है तो 100% का कितना होगा, सो इट विल बी 10 लाख रुपीज, राइट. So 10 lakh is your full pension. Now you again divide this by 3. So you will get this amount. That is 3,33,333. Now this is the least of. Now you'll subtract
this least amount from your actual amount received. So जो भी आपको अमाउंट होगा उसको आपने एड अप कर लिया अनकम्यूटेड पेंशन से, तो टोटल आपकी टैक्सेबल पेंशन ये आ गई। क्लियर है सबको ये? नाउ नेक्स्ट आता है मेरा ग्रेचुटी। सो ग्रेचुटी मेरी कितनी है, पढ़ो क्वेश्चन में। सो ही हैज रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ 6 लाख रुपीज। सो 6 लाख रुपीज ग्रेचुटी है। आपका फॉर्मूला क्या कहता है, एक्चुअल रिसीव्ड 6 लाख, जो आपकी एग्जेम्पशन होगी लीस्ट ऑफ एक्चुअल 6 लाख, मैक्सिमम 20 लाख, और थर्ड है सिंस payment of gratuity act is not applicable, so it will be 15 by 30 into average monthly salary into number of completed years of service. So completed years of service given है, it is 24, 15 by 30। अब हमें निकालना है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग है। मैं रिटायर कब हो रहा है वो बंदा, ही हैज रिटायर्ड ऑन फेब्रुअरी, सो जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। सो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, देन अगस्त एंड जुलाई, ये 7 महीने की सैलरी तो आपकी क्या होगी, 1 जुलाई से जो आपको इंक्रीमेंट मिला था इसका मतलब 25,000 होगी आपकी 7,000 की, राइट। उसके बाद जो है आपकी दैट इज जून, देन अप्रैल एंड देन मई, ये 3 महीने की सैलरी होगी आपकी 22,500, ठीक है। सो 25,000 इंटू 7, 22,500 इंटू 3, ठीक है। ये आ गए आपके प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। अब इसको आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपकी आ गई एवरेज मंथली, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ द प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। डीए आपका क्या है, 100% है, और 100% का 40% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी। सो आपने 40% ऑफ बेसिक सैलरी किया, इट इज 9,700। नाउ यू कैन एड देम बोथ, सो दिस इज योर एवरेज मंथली सैलरी। Okay, so this is 33,950. So this is 33,950 into 24, 4,07,400. This is the least amount, so it will be allowed as an exemption. So 1,92,600 is your taxable gratuity. Is it clear? इसमें देखो एवरेज मंथली सैलरी इन केस ऑफ लीव इनकैशमेंट इट विल आल्सो सेम, क्योंकि ये स्टार्टिंग मंथ पे रिटायर हो रहा है, तो चाहे मंथ फ्रॉम रिटायरमेंट हो चाहे डेट ऑफ रिटायरमेंट हो, प्रीसीडिंग 10 मंथ्स आपके सेम ही रहेंगे। इस केस में लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी में दोनों के केस में आपके प्रीसीडिंग 10 मंथ सेम रहेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग डे ऑफ द मंथ में रिटायरमेंट ले रहा है। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा ये है कि इसमें जो इंटाइटलमेंट है वो इसको 40 डेज का मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका मतलब आपकी कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि कहीं उसको आईटी रूल से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे सेम कि आपकी कंपनी सर्विस रूल क्या कहता है और आपका आईटी रूल क्या कहता है। अलाउड कितनी है 40, कंप्लीटेड इयर्स कितने हैं 24, टोटल कितनी हो गई 960, और वो कह रहा है कि उसकी एक्यूमुलेटेड कितनी है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन कि 240 डेज उसकी एक्यूमुलेटेड है। तो अगर एक्यूमुलेटेड 240 है तो इसका मतलब उसने यूज कितनी कर ली है 720 डेज, ही हैज यूज्ड इट इन हिज एंटायर सर्विस पीरियड। अब देखते हैं आईटी रूल क्या कहता है। आईटी कहता है 30 डेज अलाउड है, कंप्लीटेड उसके 24 है, तो 720 की टोटल बनती है। तो अगर टोटल की टोटल उसने सारी यूज कर ली है तो कौन सा अनयूज्ड बैलेंस बचा है उसके पास एज पर आईटी रूल्स, समझ रहे हो। आईटी रूल्स कहता है मैक्सिमम 30 अलाउड है, तो मैक्सिमम अगर मैं 30 अलाउड करूं और उसको मल्टीप्लाई करूं उसकी कंप्लीटेड ईयर से, जो 720 है वो 720 वो पूरा का पूरा यूज कर चुका है एम्प्लॉय। तो अगर वो यूज कर चुका है तो एज पर आईटी रूल देयर इज नो बैलेंस, राइट, क्योंकि आपका यूज आपने पहले से आपने जो अपना यूज निकाला है दिस वाज योर बैलेंसिंग फिगर, राइट, ये बैलेंस फिगर था आपका। तो अगर यही बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यूज तो सेम रहेगा 720 ही रहेगा यहाँ पे भी, तो अनयूज तो 0 है, तो इसका मतलब एज पर आईटी एक्ट लीव इनकैशमेंट की इसको 0 एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने उसको एंटाइटलमेंट थे वो पूरे के पूरे वो यूज कर चुका है। तो इन दिस केस इट विल बी निल, so nil is exempted,
ठीक है, मैक्सिमम एक्चुअल 2,80,000 है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, 10 इंटू एवरेज मंथ सैलरी 3,39,500 है। बट ये आपका जो अनयूज्ड लीव वाला फॉर्मूला है उसमें ये नील आएगा और नील इज एग्जेम्प्टेड, सो एंटायर 2,80,000 इज taxable. Now you can do total of these. So 11,46,767 approximately is your gross salary. उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 करके आप नेट टैक्सेबल सैलरी भी निकाल सकते हो, बट दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, सो जितने डाइवर्स क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपके अब कंप्लीट करा दिए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद एनपीएस एंड योर प्रोविडेंट फंड। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो।